हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने अपनी दोनों बुक्स ख़त्म कर ली हैं, पार्टनरशिप भी और कंपनी भी। ये हमारी बुक नंबर 3 है। बुक नंबर 3 कौन सी है? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। कंपनी जो है वो यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज बैलेंस शीट, सेकंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है। जितनी भी कंपनीज होती हैं उन कंपनीज को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब वो बनाएंगे अपने, तो ये 3 चीज़ें बनानी ज़रूरी होती है। बात क्लियर? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट है जो हम लोग बैलेंस शीट में भी पढ़ा है हमने और प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ा है। मतलब बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर पढ़ा था, पार्टनरशिप में भी पढ़ा था। और ये कब बनता है? साल के आखिरी में। प्रॉफिट लॉस भी, बैलेंस शीट। सेम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी कब बनेगा? साल के लास्ट में, एट द ईयर एंड। ठीक है। और ये किसका पार्ट होगा बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी के लिए। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पे क्या देखनी है? सिर्फ और सिर्फ कैश का फ्लो। अब कैश का फ्लो कौन सा हो सकता है? 2। एक तो कैश का इनफ्लो और एक क्या होगा? कैश का आउटफ्लो। समझ में आई आप लोगों को? एक तो क्या होगा बेटा? कैश का इनफ्लो और एक क्या होगा? कैश का आउटफ्लो। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो समझने के लिए हमारे पास यहां पे दो मेथड है। एक तो है डायरेक्ट मेथड और एक है बेटा हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। डायरेक्ट मेथड के हमारे पास मात्र 1 या 2 क्वेश्चन है। बाकी जितने क्वेश्चंस इस चैप्टर में हैं वो सारे किस मेथड के हैं? इनडायरेक्ट मेथड के। अभी तक बोर्ड्स में क्वेश्चन जो भी आया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, वो कौन से मेथड से आया है? इनडायरेक्ट मेथड से। तो हम सबसे पहले अभी इनडायरेक्ट मेथड ही देखेंगे। डायरेक्ट मेथड बहुत ही आसान है। ये सब करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बोर्ड में ये चैप्टर जो है आपका करीबन मान के चलो 8 नंबर का आता ही आता है। ठीक है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, बाकी एक नंबर के आपके 2 क्वेश्चन आने, मतलब 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक नंबर के कितने आ सकते हैं बेटा? 2 क्वेश्चन। ठीक है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, लेकिन 7 से 8 नंबर का चैप्टर ये है ही है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान चैप्टर है। मेथड समझना है हमें इंडायरेक्ट मेथड कि इंडायरेक्ट मेथड में है क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितने एक्टिविटीज़ होती हैं और वो एक्टिविटीज़ में हमें क्या चीज़ प्लस करनी, क्या चीज़ माइनस करनी है। सबसे अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंट्स में नहीं पढ़ा कुछ भी, पार्टनरशिप नहीं आती आपको, कंपनी नहीं आती, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चांस है कि आप इस चैप्टर को स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ सकते हैं। इस चैप्टर का लिंक किसी और चैप्टर से नहीं है। बात समझ में आई? इस बुक में हम जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे उन सभी चैप्टर्स का एक दूसरे से कोई भी लिंक नहीं है। पार्टनरशिप में था, कंपनी में भी था, है ना। बट इस बुक के अंदर जो भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, 5 चैप्टर्स हैं वैसे इस बुक के अंदर, बट कोई भी चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है। सारे के सारे अलग चैप्टर्स हैं। बात क्लियर? 20 नंबर की बुक है भाई ये वाली, तो 20 नंबर आप आसानी से स्कोर कर सकते हो इस बुक के अंदर। अब अगर हम बात करें अपनी एक्टिविटीज की, तो भाई कैश फ्लो के अंदर हमारे पास 3 टाइप की एक्टिविटी होती हैं। कितने टाइप की?
तीन। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, तीन, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, तीन अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती हैं। तीनों एक्टिविटीज के अंदर हमें क्या देखना है, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। कैश का इनफ्लो होगा तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कैश का आउटफ्लो होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ में आई बात, कोई डाउट तो नहीं है? तो हम यहाँ पे तीनों एक्टिविटीज को अलग अलग से हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और ये एक्टिविटीज हम बात कौन से मेथड की कर रहे हैं, ये भी देख लो भाई, इनडायरेक्ट मेथड की। ठीक है जी, इनडायरेक्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं। उसमें जो एक्टिविटीज हमारे पास तीन है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इसको अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे किसी को? चलिए आगे देखते हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा किसकी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमें दो चीज देखनी है। एक तो क्या देखना है, कैश का इनफ्लो, और क्या देखना है बेटा, कैश का आउटफ्लो। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आपको क्या समझ में आता है, कोई बताएगा मुझे? एक कंपनी के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी होगी? पैसे कहां से लेना या पैसा कहां पे देना, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन कह रहा है कि सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि कंपनी जो है पैसे बोरो करती है मार्केट से, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कौन कह रही है? बोरो, उधार पे लेती है, उधार लेती है, बोरो करती है। ठीक है, कौन कह रहा है कि सर कंपनी पैसे लगाती है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हुई, ओ सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई। बताओ भाई, कौन कह, दोनों हो सकती है, पैसे उधार पे लेना और पैसे उधार पे देना, दोनों ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है कंपनी मनी कहां से बोरो कर सकती है, वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा भाई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो हमें यहां पे, हमारे यहां पे इनफ्लो क्या होगा, सोचो एक बारी, कैश का इनफ्लो क्या होगा, पैसा आना, पैसा आएगा कहां से, बोरो करके। तो हमें सोर्सेज देखने हैं कि हम कहां कहां से पैसा उधार पे ले सकते हैं। तो भाई पहला सोर्स इश्यू ऑफ, जल्दी बताओ, इश्यू ऑफ शेयर्स। दूसरा सोर्स क्या होगा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तीसरा सोर्स क्या होगा बेटा, लोन, है ना। इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, या बेटा बॉन्ड भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, सिमिलर चीजें जो होती हैं। और थर्ड क्या होगा हमारा, लोन। ये तीन चीजों की वजह से कंपनी में पैसा आएगा, और वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा, फाइनेंसिंग। बिकॉज इन तीन चीजों की वजह से कंपनी में पैसा आ रहा है, और इसका मतलब है कंपनी पैसा उधार पे ले रही है, तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बात क्लियर है? आउटफ्लो क्या होगा, आउटफ्लो बताओ, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या हुआ, आउटफ्लो बताओ। हाँ जी, इश्यू ऑफ शेयर्स का अपोजिट क्या होगा, बायबैक ऑफ शेयर्स, बायबैक ऑफ शेयर्स। जब हम अपने ही शेयर्स मार्केट में से खरीद लें, ठीक है, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट हो गया और कंपनी को लग रहा है कि भाई अब मैं को लायबिलिटी कम करनी पड़ेगी, अपनी कम करनी चाहिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट से, तो कंपनी चाहे तो बायबैक कर सकती है अपने शेयर्स, अपने ही शेयर्स मार्केट में से खुद खरीद सकती है। बात क्लियर है? सेकंड क्या होगा भाई, तो पता होगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर।
रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और थर्ड बेटा लोन का क्या होगा, प्रीपेमेंट ऑफ लोन। बात समझ में आ गई, पक्की बात। चलो आओ फिर देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है। इन्वेस्टिंग, हाँ जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होती है, जहां पे कंपनी अपने जो पैसे हैं ना वो इन्वेस्ट करती है, कहीं पे लगाती है, उसे क्या बोलेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कंपनी पैसे उधार पे लेती है तो कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग। कंपनी पैसे उधार पे देती है फिर कहीं पे इन्वेस्ट करती है तो वो कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग। तो यहां पे आप मुझे बताओ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली इनफ्लो होगी या आउटफ्लो होगा, मेन सोर्स क्या होगा इन्वेस्टिंग का। हाँ जी जल्दी बताओ यार, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मेन सोर्स क्या है, आउटफ्लो, पैसे लगाते हैं हम लोग। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हमेशा मेन सोर्स क्या होगा, इनफ्लो। बात क्लियर है। तो हम लोग यहां पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पहले आउटफ्लो देखेंगे। हम पैसे कहां लगा सकते हैं ये बताओ, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। सेकंड, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए या किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए या किसी कंपनी के हमने बॉन्ड खरीद लिए, ये हुआ बेटा बात, समझना ही बात। नॉन करंट एसेट में बेसिकली हम लोग यहां पे क्या देखेंगे, अपना फिक्स्ड एसेट। बात क्लियर। इसका अपोजिट क्या होगा, इनफ्लो होगा। क्या होगा अपोजिट इसका, सेल, हाँ जी, सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, अपना फिक्स्ड एसेट अगर हमने बेचे हैं तो वो हमारा क्या होगा, इनफ्लो होगा बेटा। क्या होगा, इनफ्लो। या फिर अगर हमने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट बेची है तो वो भी हमारा क्या होगा, इनफ्लो होगा। मैंने कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, उसका टाइम पीरियड आ गया, वो पैसे मुझे वापस मिल गए, है ना, तो वो क्या हुआ, मेरा इनफ्लो हुआ। कौन सी एक्टिविटी में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी में, कोई डाउट तो नहीं है। चलो मैं अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, भाई ध्यान देना यहां पे। मुझे आप ये बताओ कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ये दोनों एक्टिविटीज के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो इंटरेस्ट और एक डिविडेंड। मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इंटरेस्ट पेड कब होता है, कंपनी कब इंटरेस्ट पे करेगी, जब उसने, कंपनी ने क्या करा होगा, बोरो करा होगा पैसा, क्या करा होगा, बात क्लियर है। तो इसलिए इंटरेस्ट पेड कौन सी एक्टिविटी में आना चाहिए, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में आना चाहिए। कहां पे आना चाहिए, इनफ्लो में, आउटफ्लो में, इंटरेस्ट पे कर रही है भाई, कहां पे आना चाहिए, आउटफ्लो में। तो इसलिए हम लोग पॉइंट नंबर 4 डालेंगे, कैश आउटफ्लो के अंदर इंटरेस्ट का, ठीक है। इंटरेस्ट मुझे रिसीव कहां पे होगा, कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव कहां पे होगा, कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव कहां पे होगा, इन्वेस्टिंग में होगा ना। जब कंपनी इन्वेस्ट करेगी पैसा कहीं पे अपना, तो जब उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, तो इसलिए पॉइंट नंबर 3 इनफ्लो में लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट रिसीव्ड। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं।
अब डिविडेंड पे आ जाओ। अब मुझे बताओ डिविडेंड कंपनी कब पे करेगी, कब देगी डिविडेंड? डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट का पार्ट। तो कंपनी कब देगी? जब उसने शेयर्स को इशू करा होगा, है ना? किसको देगी? शेयर होल्डर को देती ना। तो कंपनी ने अगर शेयर इशू करे होंगे तो उन शेयर होल्डर्स को कंपनी क्या करेगी? डिविडेंड पे करेगी। तो इसलिए वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? फाइनेंसिंग। तो इसलिए इंटरेस्ट और डिविडेंड जो कंपनी पे करेगी वो हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। और कौन से पार्ट है बेटा? कैश आउटफ्लो का पार्ट है। माइनस करेंगे हम, क्या करेंगे? माइनस। इनफ्लो मतलब भाई मैंने पहले ही बता दिया था प्लस, आउटफ्लो मतलब माइनस। बात समझ में आ गई? अब मैं आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछता हूं, कंपनी को डिविडेंड कब मिलेगा? कब मिलेगा? जब कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे होंगे। कंपनी ने अगर किसी और कंपनी के शेयर कब खरीद, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना। अगर एक कंपनी जो है ABC लिमिटेड है, उसने क्या करा? XYZ लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए, परचेस करे हैं, तो ABC लिमिटेड जो है वो क्या बन गई? शेयर होल्डर बन गई ना बेटा। किसका शेयर होल्डर बन गई? XYZ का। तो जब XYZ को प्रॉफिट होगा तो XYZ क्या करेगा? ABC को क्या देगा बेटा? डिविडेंड देगा ना। क्या देगा? डिविडेंड। कोई डाउट है? तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए ये? इन्वेस्टिंग। कौन सी एक्टिविटी का? तो इसलिए इंटरेस्ट और डिविडेंड हमें जब भी मिलेगा तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। और हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्या करेंगे? ऐड। भाई कोई समस्या तो नहीं है? बढ़े आगे? पक्की बात। अब आराम से जैसे मूवी देखते हो वैसे देखना और समझना कि मूवी में है क्या। ठीक है? सिंघम 3 दिखा रहा हूं, बुलबुलिया 3 नहीं। बुलबुलिया 3 तो बहुत गंदी है। चलो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है? इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग कंपैरेटिवली इजी भी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 2 पार्ट्स है। ठीक है? पहला पार्ट है कन्वर्ट करना होता है हमें यहां पर नेट प्रॉफिट को इनटू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हमें किस में कन्वर्ट करना है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है? दूसरा पार्ट है वर्किंग कैपिटल चेंजेस, या फिर हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं इसको। वर्किंग कैपिटल चेंजेस या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला शायद याद हो। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट, हाँ जी, माइनस करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट में से हम करंट लाइबिलिटी माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल निकलता है। तो इसलिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर हमें ये दोनों ही चीजें देखनी है। क्या क्या देखना है? एक तो करंट एसेट देखना है और दूसरा क्या देखना है बेटा? करंट लाइबिलिटीज देखनी है। अब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज को हमें किस तरीके से देखना है? हमें देखना है इंक्रीज है डिक्रीज है, इंक्रीज है या फिर डिक्रीज है।
मतलब पहले से जो करंट एसेट है वो हमारा इस साल का इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, ठीक है। ऐसी करंट लाइबिलिटी भी हमें ऐसे देखना है बेटा, करंट लाइबिलिटी में ऐसे देखना है क्या कि इंक्रीज हुआ है करंट लाइबिलिटी या फिर क्या हुआ है बेटा, डिक्रीज हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले बताओ क्या देखना है हमें, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट। ऐसी करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आराम से, है ना, तसल्ली से आराम से बैठ के सोचकर मुझे जवाब देना। करंट एसेट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप प्लस करोगे या माइनस, कौन कौन कह रहा है सर माइनस करेंगे, कौन कह रहा है सर प्लस करेंगे, ठीक है। तो करंट एसेट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप प्लस करोगे, है ना। करंट एसेट अगर आपका डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसी करंट लाइबिलिटी अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो, करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ रही है तो माइनस, और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो, ये आपने देखा है एसेट और लाइबिलिटी के तरीके से। आपने यहां पे कैश नहीं देखा, आपने क्या यहां पे कैश के बारे में सोचा कि अगर एसेट इंक्रीज होगा मेरा तो कैश क्या होगा, या एसेट डिक्रीज होगा मेरा एसेट क्या होगा, कैश क्या होगा, ये तो आपने सोचा ही नहीं। ऐसे अगर मेरी करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो कैश क्या होगा, या करंट लाइबिलिटी कम होगी तो कैश क्या होगा, ये सोचा आपने नहीं। आपने क्या करा, एसेट और लाइबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मुझे आंसर दे दिया। मैं यहां पे करंट एसेट में एग्जांपल ले रहा हूं किस चीज का, स्टॉक का। स्टॉक अगर आपका इंक्रीज होता है तो कब होता है, जब आप सामान खरीदते हो, गुड्स खरीदते हो। जब आप गुड्स खरीदोगे तो ही तो स्टॉक बढ़ेगा, और गुड्स अगर खरीदोगे तो पैसा नहीं जाएगा आपके पास से। हाँ जी, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो है, तो हमेशा ध्यान रखना करंट एसेट अगर इंक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस। अगर स्टॉक मेरा कम हो रहा है, क्या हो रहा है भाई, स्टॉक, है ना, तो इसके मतलब हमने सेल करा होगा, गुड्स को क्या करा होगा, सेल, और गुड्स सेल करेंगे तो कैश का क्या होगा, इनफ्लो, तो इसलिए क्या करेंगे, प्लस। कोई डाउट, क्लियर है पॉइंट। अब करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। आपके पास करंट लायबिलिटी के अंदर मैं शॉर्ट टर्म लोन की बात कर लेता हूं। एक तो लॉन्ग टर्म लोन होता है और एक शॉर्ट टर्म लोन होता है। लॉन्ग टर्म लोन तो हमारा कहां पे आता है, नॉन करंट लायबिलिटी में आता है, और शॉर्ट टर्म लोन कहां पे आता है, करंट लायबिलिटी। तो शॉर्ट टर्म लोन अगर आपके पास पहले 1 लाख था, अभी 1.5 लाख का हो गया, यानी कि 50,000 रुपये इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने करंट ईयर में 50,000 रुपये का लोन लिया। क्या लिया, 50,000 का, तो वो पैसा आया या गया, आया ना। तो इसलिए करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस। बात समझ में आई। अगर वही हम लोन की बात कर रहे हैं, वही लोन पहले 1 लाख का था, अब 80,000 का रह गया, कितने का रह गया, तो बड़ा या कम हुआ, कितना कम हो गया, 20,000। तो इसका मतलब मैंने लोन को पे कर दिया है, 20,000 रुपीज के लोन को क्या कर दिया, पे। तो मेरी लायबिलिटी कम हो गई ना, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। क्यों होगी लायबिलिटी डिक्रीज, जब मैं उसको पे कर दूंगा तो ये कैश आउटफ्लो होगा। क्या होगा बेटा, कैश क्या करेंगे, माइनस। कोई डाउट है यहां पे किसी को, क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, वो है नेट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कन्वर्ट करना। क्लियर, ये टॉपिक हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले मुझे जल्दी बताओ। हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया, इसका नाम क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या देखना है, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। कैश का अगर इनफ्लो हो रहा है तो प्लस करेंगे, आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस करेंगे। मेथड कितने होते हैं, 2, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी हमने कौन सा मेथड पढ़ा, इनडायरेक्ट। उसके अंदर कितने एक्टिविटीज होती हैं, 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ये सीक्वेंस ऐसे रखना है हमें। जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे ना तो पहले ऑपरेटिंग लिखेंगे, फिर लिखेंगे इन्वेस्टिंग, फिर क्या लिखेंगे, फाइनेंसिंग। यहाँ तक कोई डाउट। हमने पहले देखी फाइनेंसिंग एक्टिविटी।
फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन सी होती है? जहां पे कंपनी पैसे उधार पे लेती है। तो बेसिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैश का इनफ्लो होता है। क्या होता है? कैश का। और हर एक कंपनी के अंदर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो हमारा सम आ रहा होगा वो हमेशा प्लस में आना चाहिए। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो गड़बड़ की बात है ये। अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसी भी कंपनी का नेगेटिव में आ रहा है ना तो वो गड़बड़ की बात है। बात समझ में आई? हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी किस में आना चाहिए? पॉजिटिव में आना चाहिए। किस में आना चाहिए बेटा? पॉजिटिव में। कोई डाउट? तो इसलिए कैश का इनफ्लो है क्या? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो हमें यहाँ पे ये देखना है सबसे पहले कि हम पैसे उधार पे कैसे कैसे ले सकते हैं या कहाँ से ले सकते हैं। 3 ही पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को बेच के हम पैसे उधार पे ले सकते हैं। दूसरा, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स को बेच के पैसे उधार पे ले सकते हैं, या फिर हम लोग कहीं से लोन ले सकते हैं, बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या मनी लेंडर से। एक्सेट्रा। ठीक है। जब ये लायबिलिटी को हम लोग पे कर देंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा? कैश का आउटफ्लो। इश्यू ऑफ शेयर्स का अपोजिट क्या होगा? बायबैक ऑफ शेयर्स। बात क्लियर? दूसरा, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का अपोजिट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जब हम डिबेंचर होल्डर्स का पैसा वापस कर देंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। थर्ड, जब हम अपना लोन रीपे कर देंगे तो वो भी मेरे कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? फाइनेंसिंग का। लेकिन क्या करेंगे? माइनस कैश आउटफ्लो होगा। क्या होगा बेटा? कैश आउटफ्लो। बात समझ में आ गई? देखो यहां पे भी आप सोचो जरा, ये हम लोग मनी बोरो की बात करें तो यानी कि हम लायबिलिटी की बात कर रहे हैं ना। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इश्यू ऑफ शेयर्स से, इश्यू ऑफ डिबेंचर से, यानी लोन हमने बैंक से लिया। इन तीनों की वजह से लायबिलिटी क्या होती है बताओ? बढ़ती है, कम होती है? बढ़ती है लायबिलिटी मेरी, है ना। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं एक तरीके से शेयर होल्डर फंड की और नॉन करंट लायबिलिटी की। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर 3 पार्ट होते हैं ना। पहला क्या होता है? शेयर होल्डर फंड। दूसरा क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी। तीसरा क्या होता है? करंट लायबिलिटी। बात क्लियर? शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी ये दोनों ही कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हैं? हाँ जी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, ये दोनों ही बेटा किसका पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अगर ये दोनों ही चीजें इंक्रीज हो रही है मेरे करंट ईयर में तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, यानी कि इनफ्लो है बेटा हमारा। क्या है? इनफ्लो। लायबिलिटी बढ़ रही है यानी कि मैंने उधार लिया होगा पैसा, सिंपल सी बात है, इनफ्लो है। और लायबिलिटी अगर मेरी कम हो रही तो इसका मतलब मैंने पैसा चुकाया है, पे करा है, तो वो क्या होगा? मेरा कैश का आउटफ्लो होगा, माइनस करेंगे हम। कोई डाउट है? क्लियर है पॉइंट? अब मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ ये बताई थी कि इंटरेस्ट और डिविडेंड, इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर कंपनी पे करती है तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए? फाइनेंसिंग। क्यों? बिकॉज जब कंपनी लोन लेती है तो उस लोन पे इंटरेस्ट पे करेगी, और जब लोन ले रही है तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग। इसलिए इंटरेस्ट पेड भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? फाइनेंसिंग। ऐसे अगर कंपनी शेयर्स को इशू करती है और पैसे लेती है शेयर होल्डर से तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होता है? फाइनेंसिंग का। और जब कंपनी उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है तो भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होना चाहिए? फाइनेंसिंग। तो इसलिए इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड ये दोनों ही कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अब क्या होगा? प्लस या माइनस? माइनस। पे करा है तो बेटा माइनस ही होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करें तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली कौन सी एक्टिविटी है? जहां पे कंपनी अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करती है। या तो कैसे इन्वेस्ट करेगी? या तो किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लेगी, डिवेंचर खरीद लेगी या बॉन्ड खरीद लेगी, या फिर अपनी कंपनी के लिए कोई भी फिक्स्ड एसेट खरीदती है। मशीन खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद ली, फर्नीचर खरीद लिया। समझ में आई बात? अगर अपनी कंपनी के लिए हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं तो वो भी हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होता है। क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट। और कौन सी एक्टिविटी में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंपनी
आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमेशा नेगेटिव में पाया जाएगा। आपको किस में पाना जाएगा? नेगेटिव में, बिकॉज मेन सोर्स क्या है बेटा? ये कैश आउटफ्लो है। क्या बेटा? ये कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हमेशा क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा। बात क्लियर? तो कैश आउटफ्लो में मैंने दोनों चीजें डाली, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। बात क्लियर? इसका अपोजिट जो होगा वो इनफ्लो बन जाएगा। जब भी कोई पुराना एसेट मेरा खराब होगा तो उसको बेचूंगा, उसको बेचने से जो पैसा आएगा वो क्या हो जाएगा? इनफ्लो। और कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टिंग का। ऐसे अगर मैंने अपने शेयर्स बेच दिए, अपने मतलब कि जो मैंने खरीदे थे किसी दूसरी कंपनी के, वो शेयर्स मैंने किसी और को बेच दिए, या फिर किसी दूसरी कंपनी के जो मैंने डिबेंचर्स खरीदे थे वो मैंने कहीं पे बेच दिए, या फिर जो मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी थी उसको मैंने बेच दिया, तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? इन्वेस्टिंग। क्या करेंगे? प्लस कैश इनफ्लो है बेटा। क्या ये? कैश इनफ्लो। ढंग से समझ लो अच्छे से, कोई भी डाउट है तो पूछ लो। बात क्लियर है? इंटरेस्ट रिसीव्ड कब होता है? जब मैं कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता हूं, कहीं पे अगर मैंने पैसे उधार पे दिए हैं तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। जब मैंने कहीं पे पैसे उधार पे दिए होंगे तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। कौन सी एक्टिविटी का? तो जब इंटरेस्ट मुझे मिलेगा तो वो भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। बात समझ में आई? ऐसे ही अगर मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? इन्वेस्टिंग का। और जब वो कंपनी मुझे डिविडेंड देगी तो जो डिविडेंड मुझे मिलेगा वो भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? इन्वेस्टिंग का। तो इसलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्या करेंगे? प्लस। क्या करेंगे बेटा? बात क्लियर है? एसेट के अंदर दो चीजें आती हैं, क्या क्या? नॉन करंट एसेट और, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली आपका नॉन करंट एसेट को बताता है हमें। नॉन करंट एसेट में कोई भी हलचल होगी, हलचल मतलब या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा, तो उस अमाउंट को हम कहां लिखेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में क्या बच गया था? करंट लाइबिलिटी। एसेट में क्या बच गया था? करंट एसेट। ये दोनों ही चीजें कहां पे आ रही है हमारी? ऑपरेटिंग में आ रही है। तो पूरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो रही है ना हमारे पास। हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर पहला जो हमारे पास पॉइंट होता है वो क्या होता है बेटा? इक्विटी एंड फर्स्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। और इक्विटी लायबिलिटी हमारे पास तीन चीजें आती हैं। एक तो आता है शेयर होल्डर फंड, एक क्या होता है बेटा? नॉन करंट लायबिलिटी, एक क्या आता है? करंट लायबिलिटी। दूसरा हेडिंग कौन सा हुआ हमारा? एसेट का, है ना बेटा? एसेट में कितने? दो। कौन कौन से? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। तो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी ये दोनों कहां पे आती हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कहां आती है बेटा? करंट लायबिलिटी कहां पे आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। नॉन करंट एसेट कहां पे आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और करंट एसेट कहां पे आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास कितने पार्ट होते हैं? मात्र दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेकंड पार्ट मैंने अभी आपको कराया था, उसके नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस या रिक्वायरमेंट। बात क्लियर? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो हमें करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को देखना है। यहाँ पर अगर करंट एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, हाँ जी, तो स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक इंक्रीज कब होता है? जब हम परचेज करते हैं। परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, तो इसलिए इंक्रीज इन करंट एसेट क्या होगा? माइनस। डिक्रीज इन करंट एसेट मतलब स्टॉक कम हो गया। स्टॉक कम होगा तो हमने सेल करा होगा, सेल करा होगा तो क्या? पैसा आया होगा। इनफ्लो है बेटा, प्लस करेंगे। ठीक है? ऐसी करंट लायबिलिटी अगर मेरी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म लोन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि मैंने लोन लिया होगा इस साल, पैसा आया होगा, प्लस करेंगे। और करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है? कि मैंने शॉर्ट टर्म लोन को पे करा होगा, है ना? तो कैश का आउटफ्लो हुआ, ये क्या करेंगे? माइनस। कोई डाउट है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।